बच्चों, हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम इज अबाउट द एंड्रोइशियम एंड हमने बात की थी लास्ट टाइम द स्ट्रक्चर जो कि एंड्रोइशियम के दो जो मेन कंपोनेंट है, फिलामेंट एंड एंथर, राइट। सो स्टेमेन के जो दोनों मेन कंपोनेंट है, उसमें से आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है उसका एंथर. The last point of view what we have shared is its external structure. एंथर का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसको हमने एक्सप्लेन करा था एंड हमने देखा था कि देर आर टू लोब. ईच लोब हैज टू थीका, सो टेट्राथिकस एंड बाइलोब्ड स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, राइट. उतना हमें पता है. अब हम एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं एंड वी आर अबाउट टू लर्न इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर. अभी तक हमने बाहर से उसका स्ट्रक्चर समझने की ट्राई की है, अब हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने की ट्राई करेंगे. सो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, उसमें एंड्रोइशियम, उसके अंदर हम अभी ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, राइट, उसका जो टॉप रीजन है दैट इज एंथर. एंथर को हमने क्रॉस सेक्शन लेके अगर हम देखें, इस एंथर का अगर क्रॉस सेक्शन लेके अगर हम उसको देखें, सो दोनों साइड, एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड साइड, अगर आप देखो, राइट हैंड साइड देखो या लेफ्ट हैंड साइड देखो, दोनों साइड एक एक लोब है, LOBE लोब. ईच साइड ऑफ लोब हैज 1 and 2 थीका, सो 2 थीका है. सो 1 2 3 and 4, टोटल 4 थीका अंदर की तरफ आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा. नाउ व्हाट इज दिस थीका? थीका मतलब, as I said earlier, it is a pouch-like structure. It is hollow cylindrical structure, पाइपलाइन जैसा है, राइट, जिसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है. फाइन. तो अब हम उसके स्ट्रक्चर को, उसके एनाटॉमी को सीखने वाले हैं. एनाटॉमी मतलब अरेंजमेंट ऑफ टिश्यूज, उसके अंदर कौन सी टाइप की टिश्यूज है उसको हम देखने वाले हैं. फाइन. तो चलिए बात करते हैं the transfer section of the anther. So anther is actually tetragonal structure. अब tetragon क्यों बन रहा है? Because you have 4 theta, 1 2 3 4. So ये 1, ये 2, ये 3, ये 4. फाइन. टेट्रागोनल स्ट्रक्चर आपका वो बनने वाला है, कंसिस्टिंग 4 माइक्रोस्पोरेंजिया. देखिए वर्ड को बदला है यहाँ पर. थीका की जगह पर वर्ड जो यहां पर यूज हुआ है दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिया. सो ईच लोब हैज 2 माइक्रोस्पोरेंजिया. दोनों लोब में दो दो माइक्रोस्पोरेंजिया है. ओके. मीनिंग ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया किसको पता है? माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब क्या आप कर सकते हो? माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब क्या हो सकता है? यस, पोरबंदर सेंटर. पार्ट है स्ट्रक्चर जिसके अंदर मेल स्पोर्स. यस, माइक्रोस्पोर जिसके अंदर डेवलप होते हैं, माइक्रोस्पोर जिसके अंदर बनता है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया. तो एक एंथर के अंदर ऐसे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है. फाइन. ये आपको याद रखना है. ईच लोब हैज 2 माइक्रोस्पोरेंजिया. टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया आर 4. ओके. माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप टू पोलन सेक. माइक्रोस्पोरेंजिया होती है वो आगे जाके पोलन सेक बनने वाली है, राइट. तो इस चीज को मुझे जस्टिफाई करके आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि पहले माइक्रोस्पोरेंजिया है, उसके बाद वो डेवलप होती है, उसके बाद वो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करती है. जब वो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करती है तब उसको मैं बोलूंगा पोलन सेक, राइट.
ओके तो एंथर हैज टू lobes, right? Each lobe has 2 plus 2 theca, right? Now these theca, अगर वो अनडेवलप्ड है, अगर वो अनडेवलप्ड है, तो उसके लिए मैं जो वर्ड यूज करने जा रहा हूं वो वर्ड को मैं बोल रहा हूं माइक्रोस्पोरेंजिया। लेकिन जब वो मैच्योर्ड होती है, जब उसका डेवलपमेंट होता है, तब उसको हम बोलते हैं पोलन सेक। फाइन, तब उसको बोलेंगे पोलन सेक। ओके, क्यों? क्योंकि इसके अंदर की जो टिश्यू है वो टिश्यू जब अनडेवलप्ड होती है, तब वो टिश्यू का एक स्पेसिफिक नाम है, उसको बोलेंगे हम स्पोरोजीनस टिश्यू, जिसकी प्लोइडी है डिप्लॉइड 2n। उसके अंदर जो टिश्यू है वो टिश्यू का नाम है स्पोरोजीनस टिश्यू, और उसकी प्लोइडी है 2n, दैट इज डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। वो सेल्स जितने भी है उसके अंदर डिप्लॉइड सेल है। फाइन, ओके। अब जब डेवलप होने के बाद का स्ट्रक्चर मैं बोलूं, ये तो अभी हमने जो देखा वो ये है, हमने जितना भी स्ट्रक्चर समझा है वो ये है, अनडेवलप्ड है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, और उसके अंदर की जो टिश्यू है उसका मैंने नाम दिया स्पोरोजिनस टिश्यू। लेटर ऑन उसका डेवलपमेंट होने वाला है। जब डेवलपमेंट होने वाला होगा तब ये जो अनडेवलप में से डेवलप होगा, तब ये स्पोरोजिनस टिश्यू का क्या होगा? उसका होगा कन्वर्जन इनटू पोलन ग्रेन्स, राइट? क्या होगा? पोलन ग्रेन में कन्वर्जन होगा। तो यहां पे जो सेल डिवीजन होना है, उस सेल डिवीजन को मैं बोलने वाला हूं मियोसिस। मियोसिस होने वाला है, यहां पर स्पोरोजिनस टिश्यू का मियोसिस होगा, और पोलन ग्रेन जो बनेगी उसकी प्लोइडी हो जाएगी हेप्लोइड एन, राइट? पोलन ग्रेन की प्लोइडी हो जाएगी हेप्लोइड, यानी कि एन हो जाएगी। लेकिन ये बाद में होगा, ये जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप होने के बाद बनने वाला है। I hope I am very clear with this point of view, right? Everybody, सबको समझ में आ रहा है मैं जो समझाने जा रहा हूं? ये जितने भी चार्ट में आपके सामने रख रहा हूं, आई विश आप साथ में लिख रहे हो। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो आपको सिर्फ ये चार्ट ही देखने हैं, आपको सब सीक्वेंस जो है वो समझ में आ जाएगी पूरी। फाइन, तो ये यूजफुल होने वाले हैं आपके लिए, सो दैट आई एम राइटिंग इट फॉर यू। तो आपको साथ में लिखते जाना है ताकि आपको वो हेल्प करेंगे इन फ्यूचर रिवीजन के लिए, राइट? सो ये स्टोरी चली है इसकी, यहां पे जो लिखा है। सो द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप टू पोलन सेक
तो जब वो पोलन ग्रेन बनेगी तो वो स्ट्रक्चर पोलन सैक कहलाएगा। जब स्पोरोजिनस टिश्यू है तो उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। यस, ओके। चलिए, हो गया बेटा? All right, good. Okay, they extend longitudinally through the length of the anther and are pegged with pollen grains. ऊपर से लेके नीचे पूरा वो पोलन सेक बन जाएगा और उसके अंदर पोलन ग्रेन बनेगी, ऐसा बोल रहा है। जो हमने स्टोरी मैंने अभी आपको सिखाई, बस सेम टू सेम इट इज गेटिंग रिपीटेड हियर। ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया नाउ, जिसके बारे में हमें बात करनी है अब, वो है माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये एक टिपिकल फोटोग्राफ है, रियल फोटोग्राफ है, राइट? कोई एक एंथर का क्रॉस सेक्शन लेके माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखा गया है एंड उसका फोटोग्राफ लिया है। सो दैट इज अ रियल फोटोग्राफ ऑफ द एंथर। तो 1 2 3 4, ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आपको क्लियरली दिख रही है। लेकिन वो माइक्रोस्पोरेंजिया के ऊपर लेयर्स है, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम ये बाउंड्री टू ये बाउंड्री, यहां पे बीच में 4 लेयर है। देर आर 4 लेयर्स इन बिटवीन, फाइन। तो यहां पर आपको 4 लेयर देखने को मिलेंगे विच आर ओवर द माइक्रोस्पोरेंजिया। जो माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू है उसके ऊपर 4 लेयर है। तो अगर इसका क्रॉस सेक्शन लेता हूं तो मुझे एनाटॉमिकली मींस इंटरनल स्ट्रक्चर में जो सेल्यूलर कंपोनेंट्स दिखाई देने वाले हैं वो मुझे यहां पर क्लियरली इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम दिख रहे हैं। ये फोटोग्राफ है, ये डायग्राफ है उसका। तो ये डायग्राम में अगर आप देखो तो ये डायग्राम आपकी बुक में भी है, आप देख सकते हो, राइट? तो ये जो पाउच है, 4 पाउच के ऊपर 4 लेयर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए गिनिए और मुझे बताइए थम्स अप करके कि आपको मिल गए हैं। 4 लेयर आपको मिलेंगे, राइट? तो वो 4 लेयर को मैं बाहर से अंदर की तरफ अरेंज कर रहा हूं। वो 4 लेयर जो दिख रहे हैं बाहर से अंदर तरफ। तो सबसे बाहर का लेयर कोई भी दुनिया का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई पार्ट है उसका, टिश्यू है, तो सबसे बाहर की टिश्यू ऑलवेज एपिथेलियम ही होती है। उसमें तो किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहला जो बाहर का लेयर है ऑलवेज एपिथेलियम ही होता है, राइट? तो चलिए यहां पर देखिए सभी, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम इज नियर सर्क्युलर इन आउटलाइन। देखिए ये सर्क्युलर है, ये 1 2 3 4 ऑलमोस्ट ये सर्क्युलर है, उसका डिजाइन है। इट्स सराउंडेड बाय 4 वॉल्स। उसके सराउंडिंग में 4 लेयर जो है वॉल के आपको दिखाई देंगे। सबसे बाहर होगा ये पहला वाला, सबसे बाहर एपिडर्मिस, राइट? अगर एनिमल है तो एपिथेलियम, अगर प्लांट है तो एपिडर्मिस। आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके, नंबर 2, सेकंड नंबर ऑफ लेयर इज एंडोथीसियम। सेकंड लेयर इज एंडोथीसियम। थर्ड लेयर मिडल लेयर ज। देखिए लेयर ज पीछे एस है,
राइट तो इसका मतलब क्लियर ये है कि ये सिंगल लेयर्ड नहीं है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है. डू रिमेंबर दिस. मिडल लेयर्स आर नॉट सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर. एंड फोर्थ इज टेपिटम. फोर्थ इज टेपिटम. तो ये 4 लेयर है. सबसे बाहर का एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड है, उसके नीचे एंडोथीसियम ऑलमोस्ट सिंगल लेयर होता है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस. उसके बाद आएगा मिडल लेयर जो मल्टीपल लेयर्ड है, और उसके नीचे सबसे लास्ट में आएगा टेपिटम. टेपिटम सिंगल लेयर ही होता है. फाइन. तो बाकी के 3 मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये तीनों सिंगल लेयर है. ओनली ये मिडल लेयर जो है यही यूजुअली मल्टी लेयर्ड होता है. यस, किसी को कुछ पूछना था? फाइन. किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, है ना? ओके ओके. दी आउटर 3 लेयर्स. आउटर 3 लेयर्स मतलब एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर्स. जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन, वो प्रोटेक्टिव लेयर्स ही है यूजुअली. राइट. तो फोर्थ नंबर का मतलब टॉप टेपिटम जो है, टेपिटम फोर्थ नंबर का जो लेयर है टेपिटम, उसका एक स्पेसिफिक रोल है. फाइन. वो हम इसके बाद की स्लाइड में देखेंगे. पहले ये तीनों का जो मेन प्रोटेक्टिव लेयर है उसका काम यहां पर दिया गया है. तो वो करेंगे क्या? तो पहले जब इमेच्योर्ड है ये, जस्ट मोमेंट, ओके फाइन. ऑलराइट. सो ये 3 लेयर करेंगे क्या? जब वो इमेच्योर्ड है, इमेच्योर्ड है तब उसके अंदर के टिश्यू का नाम हमने रखा है माइक्रो स्पोरोजिनस टिश्यू. क्या रखा है? माइक्रो स्पोरोजिनस टिश्यू. लेकिन जब वो मेच्योर हो जाती है ना, देन इट इज अबाउट टू कन्वर्ट इनटू पोलन ग्रेन. अब पोलन ग्रेन के बारे में जितनी स्टोरी आपको पता है वो ये है कि पोलन ग्रेन्स फ्लावर टू फ्लावर फ्लाई होके या तो कोई वेक्टर के थ्रू एक फ्लावर में से दूसरे फ्लावर में, एक प्लांट में से दूसरे प्लांट में जाती है. किस किसको पता है ये चीज? राइट. तो पोलन ग्रेन जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनी है उस स्ट्रक्चर में से उसको रिलीज होना पड़ेगा. एम आई करेक्ट और नॉट? राइट. तो रिलीज होने के लिए उस स्ट्रक्चर को टूटना पड़ता है. टूटना पड़ता है मतलब उसकी जो वॉल है उस वॉल को फटना पड़ता है. इट विल ब्रेक डाउन एंड रिलीज द पोलन ग्रेन. तो वो जो ब्रेकिंग डाउन का प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस का एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं डेहिसेंस. डू रिमेंबर दिस नेम. राइट. उसकी जो वॉल है वो वॉल के फटने को डेहिसेंस बोलते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज विच आर गिवन हियर. तो डेहिसेंस यहां पर आपको समझाया गया है. देखिए यहां पर ये डायग्राम जो है ये, तो देखिए यहां पे ये जो सरफेस है जॉइंट है, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो ये सरफेस यहां से टूटी हुई है. राइट. तो ये जो टूटी हुई सरफेस है इट इज शोइंग द डेहिसेंस. राइट. ये डेहिसेंस है. डेहिसेंस मींस फटती हुई. यहां से ये फट जाती है, अलग हो जाती है, ताकि ये पोलन ग्रेन यहां से रिलीज हो सके ऐसे बाहर. सो दैट्स द प्रोसेस ऑफ डेहिसेंस. तो वो जो 3 लेयर होते हैं बाहर के, वो डेहिसेंस के लिए उसको हेल्प करने वाले हैं. स्पेशली ये एंडोथीसियम, स्पेशली ये एंडोथीसियम, ये वाला सेकंड नंबर वाला, इसको लेयर ऑफ डेहिसेंस ही बोलते हैं. राइट. उसको लेयर ऑफ डेहिसेंस ही बोलते हैं.
यस, टेपिटम जो फोर्थ नंबर का अंदर का लेयर है, राइट, वो हाईली स्पेशल है। हाईली स्पेशल क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो टिश्यू है ना, वो स्पोरोजिनस टिश्यू है। स्पोरोजिनस टिश्यू का मतलब यह है कि ऐसी टिश्यू जो स्पोर बनने वाली है। स्पोर का मतलब है पोलन ग्रेन, राइट। क्या बनने वाली है? स्पोर बनने वाली है। तो उसको स्पोर बनने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? इट रिक्वायर्स न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन कौन देगा? न्यूट्रिशन देगा टेपिटम। टेपिटम ऐसे सेल्स से बना है जो अंदर की टिश्यू में जो डेवलपमेंट होने वाला है, वो डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन को सप्लाई करेगा। सो द टेपिटम दैट इज इनरमोस्ट लेयर नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। अंदर जो पोलन ग्रेन बनने वाली है उसको नरिशमेंट देने का काम टेपिटम के सेल्स का होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू नीट के लिए, बराबर है? ओके, सेल्स ऑफ टेपिटम, क्योंकि ये तो नरिशमेंट देने वाले, न्यूट्रिशन देने वाले सेल्स है, तो उसका स्ट्रक्चर स्पेशल होगा। नॉर्मल सेल नहीं है ये। मैंने एक दो बार आगे भी आपको समझाया था कि यूजुअली क्या होता है, ऐसे सेल्स जो न्यूट्रिशन सप्लाई करने वाले होते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखिएगा, जो भी सेल, जो भी टिश्यू न्यूट्रिशन सप्लाई करने में लगी होंगी, उनका न्यूक्लियस स्पेशली अलग टाइप का होता है। उसका न्यूक्लियर कंटेंट होगा वो नॉर्मल नहीं होगा, एबनॉर्मल होगा, राइट। उसके सेट ऑफ क्रोमोसोम मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीपल होते हैं, प्लॉइडी इंक्रीज हो जाती है, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड, ऐसा आपको समझाया था एक बार मैंने आपको। किसको किसको याद है? हेप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड पॉलीप्लॉइड। फिर से एक बार रिवाइज करवाने जा रहा हूं। अभी मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूं, याद आए इसलिए, बट अब याद रखने की ट्राई करना कि भूल मत जाओ, राइट। सेल्स जो होते हैं यूजुअली आपके अराउंड जितने भी सेल्स हैं, उसकी अगर मैं प्लॉइडी की बात करूं, सो यूजुअली दे कैन बी आइदर हैप्लॉइड or they can be diploid or there can be sometimes polyploid. हेप्लॉइड किसको बोलते हैं? जिसके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, यानी कि डीएनए। अगर सिंगल सेट ऑफ डीएनए है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो उसको हम हेप्लॉइड बोलते हैं। जिसके दो एग्जाम्पल मैंने अर्लियर आपको समझाए हैं। हेप्लॉइड सेल्स के दो एग्जाम्पल मैंने आपको सिखाए हैं इसी क्लास में, इसी चैप्टर के अंदर। किसको याद है? वलसाड पता है, जामनगर पता है, पोरबंदर पता है, बस इतने ही, तीन ही सेंटर। ओके, पालनपुर सूरत पता है, और कोई? चलो जामनगर गर्ल्स फटाफट। यस, स्पोर्स एंड गैमीट्स, स्पोर्स एंड गैमीट जो यूजुअली हेप्लॉइड होते हैं। चलिए, डिप्लॉइड का एग्जांपल किसको पता है? डिप्लॉइड सेल्स का एग्जांपल अहमदाबाद, जाइगोट। ओके, सो वो डबल सेट होते हैं, उसके अंदर डबल सेट ऑफ आइदर क्रोमोसोम्स और डीएनए, right? So it can be any stem cell, zygote stem cell ही है, right?
or any vegetative cell. Any stem cell. स्टेम सेल का मतलब जिसमें से और टिश्यू बनने वाली है. अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं उसको स्टेम सेल बोलेंगे हम. लाइक आपको चैप्टर नंबर 4 उसमें वो 3 लेयर जर्माइनल लेयर समझाए थे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म. तो वो सब स्टेम सेल बोले जाते हैं. फाइन, जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है. प्लांट के अंदर आपको समझाया है, वो भूल गया मैं. अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू का नाम क्या है प्लांट के अंदर? प्लांट के अंदर अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू का नाम एक ही सेंटर को पता है, बोलो. पोरबंदर एक को, बाकी किसी को पता ही नहीं है. वलसाड, पोरबंदर, दो ही. ओके, भुज. चलिए भुज बताओ, भुज वाला. पालनपुर आपके इसके बाद है ना? है यस, मेरिस्टेम. राइट, इट इज मेरिस्टेम सेल. ओके, अब पॉलीप्लॉइड की मुझे जो बात आपको करनी है अभी वो ये है. पॉलीप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड में मोर देन 2 ऑफ डीएनए होता है. 2 से ज्यादा सेट होते हैं डीएनए के उसके पास. सभी एग्जाम्पल आप जितने भी लो, से फॉर एग्जाम्पल अभी हम जिसके बारे में बात करेंगे वो सेल्स, राइट, टेपिटम के सेल, वो उसमें आ जाएंगे. और किसी को ऐसे कोई एक एग्जाम्पल पता हो आप दे सकते हो. पोरबंदर सेंटर. एंडोस्पर्म. गुड. एंडोस्पर्म, उसकी प्लॉइडी भी ट्रिप्लॉइड है ना? सो वो भी पॉलीप्लॉइड है. राइट. सो यूजुअली जिसको यस मसल फाइबर हो सकता है. वो पॉलीप्लॉइड नहीं है, उसको हम बोलेंगे पॉलीन्यूक्लिएटेड. पॉलीप्लॉइड नहीं है वो, पॉलीन्यूक्लिएटेड बोल सकते हैं. सिंसिस्टिक है वो, सिंसिस्टिक है ना? दोनों अलग है, दोनों की डेफिनेशन, दोनों का मीनिंग अलग हो जाएगा. सो डू रिमेंबर दैट. सो दे आर यूजुअली न्यूट्रिशन रिच, right? They are usually nutrition rich. Polyploid cells usually nutrition देने के लिए ही बने होते हैं. एग्जाम्पल यहाँ पे आपने जो बोला एंडोस्पर्म एटसेट्रा, राइट. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको आपको दिमाग में रखना है कि अगर वो न्यूट्रिशन सप्लाई करने वाले होंगे ना तो वो यूजुअली पॉलीप्लॉइड हो सकते हैं. और एल्स इसका हमने यूज किया है, ये फेनोमेना का हमने यूज किया है एक जगह पर. कहां पे? कि अगर मुझे कोई प्लांट जो मैं फूड की तरह ले रहा हूं, जिसकी प्रोडक्ट, अगर उसको न्यूट्रिएंट रिच बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूं? पॉलीप्लॉइड कर दो उसको. अगर वो पॉलीप्लॉइड हो जाएगा, न्यूट्रिशन रिच हो जाएगा, है ना? तो ये अभी इंक्रीज होता जा रहा है. ये फेनोमेना का यूज जो हम यूज कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में. आप अगर देखो तो पहले जो अमरूद, जामफड़ होते थे नॉर्मल छोटी साइज के होते थे. अभी अमरूद इतने बड़े हो गए, इतने बड़े, है ना? आधे आधे किलो का एक आ जाए, 400 ग्राम 500 ग्राम का एक आता है. कहां से, ये कैसे हो गया? वो पॉलीप्लॉइड हो गया है. उसकी सेल को हमने इंक्रीज कर दिया है विद द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन. आर्टिफिशियली किया है, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से किया है. तो ये एक उसका एप्लीकेशन है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं. मींस समझाया मैंने भी वो. सो टेपिटम नरिशेस, cells of the tapetum contain dense cytoplasm, generally have more than one nucleus, जो एक दूसरे में फ्यूज हो जाएंगे एंड पॉलीप्लॉइड हो जाएंगे लेटर ऑन, राइट. इन यंग एंथर देखिए यहां पर
योर वर्ड्स, माइंड योर वर्ड्स। यंग एंथर की बात कर रहे हैं। यंग एंथर में ईच माइक्रोस्पोरेंजियम हैज स्पोरोजीनस टिश्यू, जो मैंने आपको समझाया, उसकी अंदर की टिश्यू को हम बोलेंगे स्पोरोजीनस टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस डिप्लॉयड सेल, राइट, जिसके सेल को हम बोलेंगे स्पोरोजीनस सेल। ऑलरेडी हमने लिख भी लिया है, हमें पता भी है, ये जस्ट उसका एक्सप्लेनेशन है जो यहां पे लिखा है। चलिए, इसमें किसी को कोई डाउट? सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिथेलियम, उसके अंदर किसको पता है सेकंड लेयर का नाम? किसको पता है? चलिए फटाफट, जामनगर फटाफट, जामनगर फटाफट। एंडोथीशियम, उसके अंदर होगा मिडल लेयर्स, उसके अंदर फोर्थ लेयर। चलिए फटाफट नाम, फोर्थ लेयर का नाम टेपिटम, और टेपिटम के अंदर जो स्टोर्ड टिश्यू है उसका नाम लास्ट। चलिए, स्टोर्ड टिश्यू, टेपिटम के अंदर स्टोर्ड टिश्यू है उसका नाम पालनपुर सूरत, पालनपुर सूरत। ओके, स्पोरोजिनस टिश्यू, और वो टिश्यू के सेल्स को हम बोलेंगे स्पोरोजिनस सेल। क्या बोलेंगे हम? स्पोरोजिनस सेल। ओके, अब हमारे लिए एक नई चुनौती, न्यू चैलेंज। स्पोरोजिनस टिश्यू के स्पोरोजिनस सेल, उसको हमें कन्वर्ट करना है पोलन ग्रेन में। क्या करना है? पोलन ग्रेन में, राइट। चलिए देखते हैं कि यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा। तो वी हैव एंथर, एंथर के अंदर हमारे पास अभी है, वो है स्पोरेंजिया या माइक्रो स्पोरेंजियम, राइट। ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसके सेल्स को मैंने बोला है स्पोरोजिनस सेल्स, जिसकी प्लोइडी है 2n यानी कि डिप्लॉइड। अब ये स्पोरोजिनस सेल, उसको कन्वर्ट करना है मुझे सबसे पहले पोलन ग्रेन के अंदर। तो उसका सिंगल स्टेप कन्वर्जन नहीं होता है, माइंड इट वेरी वेल। डायरेक्टली वो पोलन ग्रेन बनने वाली नहीं है। तो क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले स्पोरोजिनस सेल्स जितने भी होंगे उसका डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन का मतलब है, डिफरेंशिएशन का मतलब है स्पेसिफिक टाइप के सेल में उसका कन्वर्जन होगा, मॉडिफिकेशन होगा, मॉडिफिकेशन, राइट। तो स्पोरोजिनस सेल्स होंगे, वो डिफरेंशिएट होके बनाने वाले हैं जिस टिश्यू को, वो टिश्यू को मैं बोलूंगा माइक्रो स्पोर मदर सेल्स, राइट। वो भी डिप्लॉइड है। क्या बना है? माइक्रोस्पोर मदर सेल बना है। किस में से बना है? स्पोरोजिनस सेल में से बना है। किससे बना है? डिफरेंशिएशन की प्रोसेस से बना है, राइट। डिफरेंशिएट हुआ है ये। तो ड्यू टू दिस डिफरेंशिएशन वो अभी माइक्रोस्पोर मदर सेल बना है। ये स्टेम सेल है। ये क्या है? स्टेम सेल है, राइट। तो अभी माइक्रोस्पोर मदर सेल की भी प्लोइडी क्या है? डिप्लॉइड है वो।
क्या है? डिप्लॉइड। अब ये जितने भी माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये डिवाइड होंगे अगेन एंड उसका कन्वर्जन होगा, इसका दूसरा नाम भी है, मैं लिख लेता हूं यहां पे, दूसरा नाम है इसका, इसको बोलेंगे पोलन मदर सेल। मींस PMC, इसको PMC भी बोलते हैं, पोलन मदर सेल भी बोलते हैं इसको, बराबर है। अब ये जो है सेल, इसका डिवीजन होने वाला है, ये सेल डिवाइड होके बनने वाले हैं पोलन ग्रेन्स, राइट। क्या बनने वाले हैं? पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन होगी हेप्लॉइड, पोलन ग्रेन होने वाली है हेप्लॉइड। तो अगर ये डिप्लॉइड है और अगर न्यूली सिंथेसाइजिंग सेल हेप्लॉइड है तो नेचुरली वो डिवीजन कौन से टाइप का डिवीजन होने वाला है? मियोसिस, राइट। तो ये डिवीजन होने वाला है मियोसिस। तो मियोटिक डिवीजन से एक सेल में से 4 सेल बनने वाले हैं, राइट। एक सेल में से 4 सेल बनेंगे। देखिए प्रोसेस कैसे होता है, ये सिंगल सेल है, यहां पर सबका ध्यान होना चाहिए, राइट। ये सिंगल सेल है, सही, फॉर एग्जांपल ये उसका न्यूक्लियस है। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, राइट। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होके ये एक न्यूक्लियस में से 2 न्यूक्लियस बने, एक न्यूक्लियस में से 2 न्यूक्लियस बने, और एक सेल में से यहां पे बीच में सेपरेशन हुआ, 2 सेल बन गए, एक सेल में से 2 सेल, राइट। अब ये दोनों सेल डिवाइड होंगे, ये हो गया मियोसिस 1, अब होगा मियोसिस 2। मियोसिस 2 जब होगा तब दोनों सेल के न्यूक्लियस को डबल होना है, एक यहां पे डबल होगा, एक यहां पे डबल होगा, और दोनों के बीच में यहां से वो सेपरेट होगा, यहां से ये सेपरेट होगा। तो 1 2 3 4 ऐसे 4 सेल जो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, राइट। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्रेड। क्या बोलते हैं? टेट्रेड। तो मियोसिस जब होता है तब बनता है पोलन टेट्रेड, जिसकी प्लॉइडी भी N हेप्लॉइड होती है। ये सभी न्यूक्लियस हेप्लॉइड है, राइट। ये सभी हेप्लॉइड है। बाद में ये डिटैच होके मैच्योर्ड होंगे, राइट। डिटैच होके मैच्योर्ड होंगे। जब ये मैच्योर्ड होंगे तब ये पोलन ग्रेन बनेंगे। तो मैच्योर्ड होना बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन को, राइट। तो अगेन यहां पे डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि मैच्योरेशन होगा। यहां पे भी मैच्योरेशन हुआ है। सो दिस इज द फ्लो पोलन ग्रेन बनने का। डायरेक्टली पोलन ग्रेन सीधा नहीं बन जाती है। स्पोरोजिनस टिश्यू में से डिफरेंशिएशन मैच्योरेशन होता है तो स्पोरो मदर सेल बनते हैं। स्पोर मदर सेल मियोसिस होके पहले टेट्रेड बनाते हैं। टेट्रेड में फिर से डिफरेंशिएशन यानी कि मैच्योरेशन होता है और उसके बाद बनते हैं पोलन ग्रेन। तो ये सीक्वेंस पूरा आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। क्यों? सीक्वेंस सब में समान ही होता है, सिर्फ सब थोड़े थोड़े डिफरेंशिएशन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। मेल में है तो फीमेल में ऐसा ही होने वाला है, राइट। प्लांट में है तो एनिमल में भी ऐसा ही होता है। सीक्वेंस सब में एक ही होना है। प्रोसेस, बेसिक प्रोसेस एक ही होती है सबकी।
तो ये सीक्वेंस आपको आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। मैं आपको लिखने के लिए 2 मिनट दे रहा हूं, सो यू कैन राइट इट डाउन, राइट? आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया सबका? ओके, किसका नहीं हुआ है? ओके, चलिए फटाफट कीजिए। ओके, अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं उसके लिए आपको, आपने जो यहाँ पे अभी लिखा है, आपके पास लिखी हुई जो नोट्स है उसको खुला रख के बैठना है, ताकि मैं जो आपको समझाता जाऊंगा उसको आपको कंपेयर करना है टेक्सचुअल कंटेंट के साथ, राइट? ओके, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर बनना, राइट? इसका मतलब होता है सिंथेसिस यानी कि जेनेसिस ऑफ माइक्रोस्पोर। तो ये है माइक्रोस्पोर और ये है उसका जेनेसिस। जेनेसिस मतलब उसकी सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ माइक्रोस्पोर। तो यहां पे मैं वापस आता हूं, पोलन ग्रेन्स आर माइक्रोस्पोर। पोलन ग्रेन्स आर माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर कैसे बनता है वो प्रोसेस मैंने इस फ्लो चार्ट में आपके सामने रखी है। सो यही है आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, राइट? ये प्रोसेस ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है आपके लिए। तो आपको जो हेडिंग देना हो अगर, राइट, ये है एंथर, और ये एंथर के अंदर होने वाली प्रोसेस जिसको मैं बोलूंगा माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ये आपका हेडिंग हो गया ये फ्लो चार्ट का। So at the end you got pollen grain, that is microspore. So as the anther develops, जैसे जैसे एंथर में डेवलपमेंट होता है, each sporogenous cell that is microspore और pollen mother cell, PMC, जो मैंने यहां पे आपके लिए रखा है, ये रहा pollen mother cell, राइट? ये देखिए pollen mother cell undergoes meiotic division, ये meiosis हुआ उसका, राइट? To form microspore tetrad, that is microspore arranged in a cluster of 4 cells. मैंने आपको डायग्राम से समझाया, ये क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स है। देखिए पोलन टेट्रेड मैंने यहां पर लिखा है, मींस माइक्रोस्पोर टेट्रेड, दोनों का मतलब एक ही होता है, राइट? Each microsporangium contains thousands of the pollen grains. सभी में thousands of ऐसी pollen grain बनने वाली है। They are released with dehiscence. जब dehiscence होगा तब वो रिलीज होगी, पहले बन जाएगी, राइट? पोलन ग्रेन बनेगी। सॉरी, मुझे जाना था यहां पर। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू meiosis is called microsporogenesis. Means formation of microspore from pollen mother cell. ये रहा पोलन मदर सेल में से माइक्रोस्पोर बनने की जो प्रोसेस है उसको मैंने नाम दिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सिंपल, राइट? ओके, एज द एंथर मैच्योर्ड, जब एंथर मैच्योर्ड होगी, डिहाइड्रेट्स, सूख जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएगी, सूख जाएगी, राइट? द माइक्रोस्पोर्स
डिसोशिएट। माइक्रोस्पोर जो है, जो एक दूसरे के साथ अटैच्ड थे, यहां पर 1 2 3 4, देखिए ये डिटेच, ये जो अटैच है वो डिटेच हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। टेट्रेड के चारों 4 सेल एक दूसरे से अलग होंगे, राइट। डिटेच फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन, और उसका डेवलपमेंट होके बनेगी पोलन ग्रेन। तो पहले पोलन टेट्रेड था, बाद में वो डिटेच होगा, बाद में वो पोलन ग्रेन बनेगा। मैंने उस प्रोसेस को नाम क्या दिया है? मैच्योरेशन, यानी कि डिफरेंशिएशन। ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ द पोलन ग्रेन्स। 4 अपने पास है ऐसी माइक्रोस्पोरेंजियम, चारों के 4 माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ द पोलन ग्रेन्स ऐसे बनेगी। एंड जब वो डेहिसेंट होगी, जब वो फटेगी, तब उसमें से वो रिलीज होती है। फाइन। तो माइक्रोस्पोरेंजियम की जितनी भी इवेंट मैंने आपको समझाई, उसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हो, राइट। पूरा जो इवेंट है मैंने यहां पे लिखा है आपका फ्लो चार्ट के अंदर। कहीं पे आपको कोई भी तकलीफ है, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, अभी आप पूछ सकते हो। कोई भी सेंटर में से कहीं से भी कोई भी डाउट हो, यू कैन रेज द डाउट। So shall I consider there is no doubt? Fine? Okay, good. तो हम पहुंचे हैं एंथर के स्ट्रक्चर में से लास्ट में पोलन ग्रेन तक। तो अभी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है यहां पे अटका है पोलन ग्रेन में। अभी हमको डिस्कशन आगे बढ़ाना है, वो यहां से बढ़ाना है, राइट, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर से। तो आपकी अभी अगर आपके पास जो बुक खुली हो तो देखेंगे, तो नेक्स्ट डिस्कशन जो है दैट इज अबाउट पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या है उसके बारे में आपको समझाया गया है, राइट। तो आपको जो पोलन ग्रेन के बारे में समझाया गया है, प्लीज डू रिमेंबर इट इज मैच्योर्ड पोलन ग्रेन। जो ऑलरेडी मैच्योर्ड हो गई है, ऐसी पोलन ग्रेन के बारे में आपको, जो पक गई है, इन शॉर्ट ऐसी कैरी आपके सामने रखी है, मैच्योर्ड पोलन ग्रेन, उसका स्ट्रक्चर आपके सामने एक्सप्लेन किया गया है, राइट। तो अभी यहां पे एक डायग्राम आपको दिखेगी, देखिए यहां पर सामने, ये डायग्राम है पोलन ग्रेन की डायग्राम, राइट। क्या है ये? पोलन ग्रेन की डायग्राम है। ओके, पोलन ग्रेन के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मैं रिकॉल करवाने वाला हूं। मे बी स्टैंडर्ड 7 से लेके अब तक काफी सारी टाइम आपने ये ये फैक्ट के बारे में सुना होगा, या जाना होगा, या पढ़ा होगा, या किसी टीचर ने बोला होगा कि पोलन ग्रेन रिलीज होगी या तो एयर के मीडियम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, या तो वाटर के थ्रू, मीडियम ऑफ वाटर, राइट, वो उसको ट्रैवल करवाता है एक जगह से दूसरी जगह, या तो कोई पॉलिनेटिंग वेक्टर, कोई वेक्टर होता है। से फॉर एग्जांपल काफी सारी टाइम बी इंसेक्ट्स होते हैं, काफी सारी टाइम्स हनी बी होती है, काफी सारी टाइम्स बर्ड्स होते हैं, काफी टाइम्स समटाइम्स नॉट काफी, समटाइम्स एनिमल भी हो सकते हैं। तो वो वेक्टर्स होते हैं जो पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। एम आई वेरी करेक्ट? यस और नो? थम्स अप करिए। ये आपने सुना होगा। चलिए मैं यहां से अपनी स्टोरी स्टार्ट करता हूं। तो ये तो एक फैक्ट है ही कि पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना पड़ता है। ये तो फैक्ट हो गया कि वो एक फ्लावर में से दूसरे फ्लावर, एक प्लांट में से दूसरे प्लांट, या एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफर होती है। थम्स अप चाहिए मुझे, राइट, ओके। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू के मद्देनजर, मतलब टू बी कंसिडरिंग दैट पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे ये पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखना है कि अगर पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है तो उसको प्रोटेक्शन तो चाहिए होगा भैया। एम आई वेरी करेक्ट? क्या चाहिए होगा उसको? प्रोटेक्शन चाहिए होगा। तो से फॉर एग्जाम्पल
आपने जितना भी अभी तक पॉइंट ऑफ व्यू में देखा है, जाना है, स्टडी किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम मोनेरा, जिसको बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर चाहिए था, सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास सेल वॉल तो था ही, सेल वॉल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर था। किसको पता है वो प्रोटेक्टिव लेयर का नाम? सबसे पहले पोरबंदरी हैंड रेस करके बोल देता है, किसी और को चांस देना ही नहीं चाहिए मुझे, है ना। पालनपुर, चलिए आज दूसरी बार पालनपुर का नंबर आने वाला है। खोटा नहीं लगना चाहिए ना कि हमको नहीं बोलते, इसलिए गुड, ग्लाइकोकैलिक्स। है ना, खोटा नहीं लगना चाहिए, अच्छा ना, नहीं लगना चाहिए ना खोटा, है ना भाई। चलिए नेक्स्ट, उसके ऊपर प्रोटिस्टा। अगर मैं लास्ट ग्रुप प्रोटिस्टा का जो है प्रोटोजुआ, उसको मैं साइड में रख दूं तो सभी प्रोटोजुआ के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर है, राइट। इट मे बी प्लांट लाइक और इट मे बी फंगल लाइक, बट उसके ऊपर सेल्यूलोस से लेके काइटिन का बाहर थर्ड लेयर है। आई होप आई एम वेरी क्लियर विथ यू, राइट। ओके, नेक्स्ट लेवल में जाता हूं तो आएगा फंगस किंगडम, फंजाई, थर्ड किंगडम है फंजाई, तो उसके ऊपर भी प्रोटेक्टिव लेयर दिया है हमने काइटिन का। ओके, उसके आगे आएगा फोर्थ नंबर का किंगडम प्लांट, राइट। अगर प्लांट के इनिशियल सबसे पहला जो ग्रुप है algae, algae ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन है। किसी को याद है ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन है उसके पास? सेम लाइक मोनेरा, उसके पास ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन है algae के पास। हमें चीज को भूलने की आदत है, मैं आपको याद करवाना, एक वर्ड लिख रहा हूं, आप देखिएगा। ये किसको याद है? ये क्या है? अल्जीन क्या है? पोरबंदर, चलिए बोलिए। सर वो ब्राउन algae पे जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिससे अगर अगर बनता है, प्रोटेक्टिव लेयर, दैट इज लेयर नंबर 3, है ना। तो ब्राउन algae के सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके ऊपर सेल वॉल होता है जो सेल्यूलोज का होता है, उसके भी ऊपर एल्जिन होता है जिससे आप अगर अगर निकालते हो, ये एल्जिन निकालते हो। एम आई वेरी करेक्ट? ऐसा अगर आप देखोगे ना तो सभी तीनों में डबल लेयर्ड है, आप देखना, मार्क करना, सभी में डबल लेयर्ड ऑफ सेल वॉल है। इंटरनल सेल वॉल अलग है, एक्सटर्नल सेल वॉल अलग है। क्यों? एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है। क्यों एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए उसको? algae को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन क्यों चाहिए भाई? क्योंकि वो एक्वियस है, पानी के अंदर रहना है उसे भाई, तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए। तो सेम वे यहां पे भी प्रोटेक्शन चाहिए। मैं जो बात कर रहा हूं वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की है। मोनेरा को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए तो 3 लेयर हुए, algae को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए 3 लेयर हुए, राइट। जिसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं चाहिए 2 ही लेयर है। से फॉर एग्जांपल प्लांट किंगडम, से फॉर एग्जांपल फंगस किंगडम, फंगस में 2 ही है, राइट। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर काइटिन की सेल वॉल है। प्लांट में 2 ही लेयर है, नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऊपर सेल्यूलोज है, पूरा खत्म। लेकिन जहां पे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है, थर्ड लेयर एड ऑन होता है, तो यहां पे ऐसा होता है, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करने के बाद हम इसको समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं अभी, राइट। तो पोलन ग्रेन जब मैच्योर्ड होगी तो जनरली वो स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल मतलब स्फीयर, गोल होती है वो।
उसकी जो साइज होगी, डायामीटर होगा उसका 25 to 50 माइक्रोमीटर, राइट। साइटोप्लाज्म, यहां पे एम लिखा, एम नहीं माइक्रोमीटर होगा, राइट, ये मिस्टेक है। ओके, साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म, उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर 2 लेयर्ड वॉल होती है, सेल वॉल डबल लेयर्ड है ऐसा बोल रहा है वो। मैंने क्या बोला था आपको, ट्रिपल लेयर्ड होती है। ट्रिपल लेयर्ड क्या, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और डबल लेयर ऑफ सेल वॉल, बराबर है। तो इनर सेल वॉल एंड एक्सटर्नल सेल वॉल, एक्सटर्नल सेल वॉल को क्या बोलेंगे, एक्साइन, इनर सेल वॉल को क्या बोलेंगे, इंटाइन, राइट। इन शॉर्ट, अगर ये सेल है, अगर ये सेल है, ये साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में ये एक नंबर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, इसके ऊपर एक और सेल वॉल आएगी, ये सेकंड नंबर है, ये सेल वॉल हो गई, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाएगा, ऐसा प्रोटेक्टिव लेयर आ जाएगा, ये है थर्ड नंबर। तो ये सेकंड एंड थर्ड जो मैंने राउंड करके लिखा है, सेकंड है वो इंटाइन है और थर्ड है वो एक्साइन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आएगा इंटाइन, उसके बाहर आएगा एक्साइन। इंटाइन होता है वो सेल्यूलोज से ही बना होता है, सेल्यूलोज प्लस पेक्टोज, पेक्टिन दोनों का कॉम्बिनेशन है। एंड एक्साइन होगा वो हम अभी देखते हैं किससे बना होता है, राइट। तो अभी मैं वापस आता हूं यहां पर, तो आपने देखा होगा यहां पर बाहर ये आभा मंडल जो आपको दिख रहा है ना, आभा मंडल बाहर, आभा मंडल पता है ना, पता है, नहीं पता होता है। ओके, रामायण महाभारत ऐसे सीरियल्स देखते हो, कभी देखी है ना, उसमें वो भगवान होते हैं, उसके पीछे वो घूमता रहता है, पता है ना, वो पीछे चक्र, उसको आभा आभा मंडल बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे पीछे आभा मंडल है ना, मिल गया ना आभा मंडल, अभी पता चल गया आभा मंडल क्या है वो, है ना। वो आभा मंडल जो है ना, वो एक स्पेशल जो कोटिंग होती है, ये एक्साइन है। ये आभा मंडल जिससे बना है, ये आभा मंडल, ये एक्साइन है, प्रोटेक्टिव लेयर है उसके ऊपर, फाइन। तो उस लेयर के अंदर आएगा आपका सेल वॉल और उसके अंदर आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 3 लेयर की सुरक्षात्मक व्यवस्था यहां पर उसको प्रदान की जा रही है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड्स में हम जाएंगे तो एक्साइन के बारे में क्लैरिफिकेशन दिया गया है, राइट। पोलन ग्रेन इज अ माइक्रोस्पोर, एम आई करेक्ट और नॉट? पोलन ग्रेन इज अ माइक्रोस्पोर, एम आई करेक्ट और नॉट? थम्स अप। ओके, स्पोर के ऊपर एक लेयर बना है, वो जो लेयर बना है प्रोटेक्टिव, वो एक प्रोटीन से बना होगा, वो प्रोटीन का नाम है पोलेनिन, पोलेनिन। क्यों पोलेनिन नाम दिया गया होगा उसको, क्योंकि वो पोलन के ऊपर है, इसलिए पोलन ग्रेन के ऊपर है, इसलिए उसको पोलेनिन नाम दिया गया है। पोलन ग्रेन को क्या बोलेंगे, स्पोर, तो उसके लिए उसका नाम मॉडिफाई होके क्या बना, स्पोरोपोलेनिन, राइट। तो वो लेयर को हम बोलेंगे स्पोरोपोलेनिन का लेयर। तो एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन विच इज हाईली रेजिस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल, हाईली रेजिस्ट ऑर्गेनिक प्रोटीन है, तो प्रोटीन तो ऑर्गेनिक ही होगा ना, डेफिनेटली। हाईली रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, एनवायरमेंटल कंडीशंस जितनी भी टफ हो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट कैन रेजिस्ट इट, हाईली रेजिस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है वो। इट कैन विदस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग अल्कलाई, बेस हो एसिड हो किसी में भी उसको डाल दो, स्पोरोपोलेनिन है, कोई चिंता नहीं है, कुछ नहीं होने वाला स्पोर्स को,
राइट, पोलन ग्रेन सही सलामत रखता है वो। एग्जाइम, इवन एंजाइम कैन नॉट डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन, अगर कोई खा जाता है आपकी तरह मेरी तरह, राइट, स्पोरोपोलेनिन अंदर अगर हमारे बॉडी के अंदर चली गई, डाइजेस्टिव ट्रैक में चली गई, डाइजेस्टिव ट्रैक में उसका कुछ नहीं होने वाला है, राइट, वो होहरी निकल जाती है, एक साइड से अंदर दूसरी साइड से बाहर, सही सलामत निकलती है। उसको अपना एसिड भी जला नहीं सकता स्टमक वाला, ना कोई एंजाइम पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ने वाला है। फाइन। एक्साइन हैज एपर्चर कोल्ड जर्म पोल। देखिए अभी आप फिर से वो आभामंडल देखेंगे ना, वो आभामंडल याद आ गया वर्ड, राइट। तो वो बाहर का जो लेयर है, बाहर का लेयर जो अगर आप उसमें देखो 3 जगह पे आपको थोड़ा होल जैसा दिखेगा। यहाँ पे आई, ये जो डायग्राम है उसमें एक मेरे एग्जैक्टली मैंने जहां पे फिंगर रखी है वो, दूसरा यहां पर ये रहा, और तीसरा ये नीचे एग्जैक्टली यहां पर। सबने देख लिया है, थम्स अप करिए। वो छोटे होल है, क्या है, होल्स है। वो जो होल है ना उसको हम बोलेंगे जर्म पोर, पोर PORE, पोर मतलब होल, पोर मतलब होल, तो ये होल को हम बोलेंगे जर्म पोल, राइट, जर्म पोर बोलेंगे हम उसको। तो जर्म पोर का मतलब क्या होगा कि वो जब पोलन ट्यूब बनती है, जिसको अगर ध्यान है अर्लियर कहीं पर आपने शायद पढ़ा हो, अगर ध्यान है कि पोलन ट्यूब जैसा कोई स्ट्रक्चर बनता है, तो वो पोलन ट्यूब ये जर्म पोल में से निकलती है अंदर से बाहर की तरफ, उसके लिए ये स्ट्रक्चर दिया गया है, राइट। तो जिसने पहली बार सुना है उसको याद रखना है, जिसको पता था उसको कोरिलेट करना है। तो जर्म पोल ऐसी, जर्म पोर PORE ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें से जर्म ट्यूब निकलती है लेटर ऑन, जब आगे डेवलपमेंट होने वाला है तब, अभी नहीं है ना। सो ये जर्म पोर है। सो एक्साइन हैज एपरेचर कॉल्ड जर्म पोर वेयर स्पोरोपोलेन इज नॉट देयर, प्रेजेंट नहीं है, इसलिए होल पड़ा है। पोलन ग्रेन आर प्रिजर्व्ड एज फॉसिल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन, पूरा स्पोरोपोलेनिन से कवर है। से फॉर एग्जाम्पल अभी वो उड़ रहा है कहीं पर, जमीन के नीचे दब गया और ज्वालामुखी फटा और उसके ऊपर पूरा कवर कर लिया, तो वो पूरे सालों साल मतलब हजारों लाखों साल के बाद जब खोल के निकालेंगे तो वो ड्यू टू स्पोरोपोलेनिन वो प्रिजर्व रह जाएगी, तो वो क्या बन जाएगी, फॉसिल बन सकती है। तो उतना टफ ये लेयर है, राइट। तो स्पोरोपोलेनिन का इंपॉर्टेंस आपको समझाया है कि कितनी टफ, इतनी टफ के वो उसको प्रिजर्व रख सकती है, इवन फॉसिलाइज हो ना तब भी उसको वो प्रिजर्व रख सकती है, उतना टफ लेयर है ये स्पोरोपोलेनिन का। एक्साइन एग्जिबिट पैटर्न एंड डिजाइन, उसका जो एक्साइन है, ये बाहर का आभामंडल है ना, वो अलग अलग शेप, अलग अलग कलर का हो सकता है, अलग अलग डिजाइन का हो सकता है। अगर यहाँ पे आप देखोगे ये 1, 2 और 3 अलग अलग डिजाइन आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। ये अलग डिजाइन के हैं, ये अलग डिजाइन के हैं, ये अलग डिजाइन के हैं। तो बाहर का लेयर डिजाइन में अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ प्लांट दे आर, उसकी लोकेशन, उसका हैबिटेट क्या है, राइट। छोटा प्लांट है, बड़ा प्लांट है, तो उसके हिसाब से वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। सो ये आपको एक पॉइंट भी कंसिडर करना है कि सभी एक जैसे नहीं होते हैं, राइट। ओके, इंटाइन मींस अंदर का लेयर, थिन वॉल है वो थिक, एक्साइन थिक है स्पोरोपोलेनिन वाला, इंटाइन जो है वो थिन लेयर्ड है। बना किससे है, सेल्यूलोज से, मैंने जैसे बोला, एंड पेक्टिन, दोनों का कॉम्बिनेशन है। सेल्यूलो सेल वॉल तो सेल्यूलोज से ही बनेगी डेफिनेटली, राइट। तो ये सेल्यूलोज से बनी हुई सेल वॉल है और पेक्टिन है इसके अंदर। सो सेल्यूलोज एंड पेक्टिन ये दो है उसके पास। फाइन। सो ये ट्रू सेल वॉल है,
इसका दूसरा ये नाम है। इंटाइन जो है वो पोलन ग्रेन की ट्रू सेल वॉल है जो सेल्यूलोज से बनेगी। क्वेश्चन ट्विस्ट होके आ सकता है, राइट, कि पोलन ग्रेन की सेल वॉल का नाम क्या है, तो आपको होना चाहिए दिमाग में कि उसको इंटाइन बोलते हैं, है ना। चलिए, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ने वाले हैं, राइट, ओके। अभी मैं थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू को डिफरेंट करके आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, है ना। यहां पे मैंने अब तक इसको हाईलाइट किया था। अब तक मैं जो समझाता था, अभी मैंने डिस्कशन करा था, वो इसके बारे में था। लेकिन अब मैं जा रहा हूं यहां पर, देखिए यहां पर पीछे लिखे वर्ड पे, जिसका नाम है मेल गैमेटोफाइट। तो मैं अब उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूं आपके साथ। ये वर्ड गैमेटोफाइट आगे भी कोई चैप्टर के अंदर आ चुका होगा, शायद चैप्टर नंबर 3 में आपने इसके बारे में सुना होगा। गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल। प्लांट की लाइफ साइकिल के दो फेजेस, गेमेटोफाइटिक स्टेज एंड स्पोरोफाइटिक स्टेज। किसको किसको याद आ गया अभी? ऑल राइट, गुड। किसको याद नहीं आ रहा है ऐसा कुछ? ओके, कोई बात नहीं। क्यों अहमदाबाद सेंटर याद नहीं आ रहा है? गेमेटोफाइटिक स्टेज एंड स्पोरोफाइटिक स्टेज प्लांट लाइफ साइकिल के। बोलिए, आंसर देना है आपको। सॉरी, ओके, फाइन। अब जिसको पता है गेमेटोफाइट का अर्थ क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ गेमेटोफाइट, मुझे इसका मतलब जानना है। गेमेटोफाइट का मतलब क्या है, कौन बता सकता है? जामनगर। सर फेज ऑफ लाइफ which are gametes study सर। ओके, मैं लिख रहा हूं, आपको केयरफुली उसको ध्यान से समझना है और हो सके तो याद रखना है। द स्ट्रक्चर और फेज, राइट, स्ट्रक्चर ऑफ फेज जो गेमीट प्रोड्यूस करेगा, ऐसा स्ट्रक्चर जो गेमीट प्रोड्यूस करता है वो गेमिटोफाइट है। ऐसा फेज जिसमें प्रोड्यूस होता है गेमेट्स, वो फेज को मैं गेमेटोफाइटिक फेज बोलता हूं। तो हम अभी जिसकी बात कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है, वो पार्ट है, राइट। तो मैंने वो पार्ट को नाम दिया है गेमेटोफाइट, तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना, उसका नाम पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन क्या है? तो के मेल गेमिटोफाइट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट आई हैव रिटन जस्ट नाउ, अगर मुझे इस स्ट्रक्चर को, ये जो लिखा है पोलन ग्रेन इन ब्रैकेट मेल गेमेटोफाइट, उसका अभी मतलब निकालना है तो क्या निकाल सकता हूं? चलिए बोलिए, आपको बोलना है। अभी मैंने आपको हिंट यहां पर दिया है, यहां पे स्टेटमेंट दिया है,
इस हिंट के मीडियम से आपको इसका मतलब मुझे लिखवाना है। चलिए बोलिए, किसके दिमाग में सबसे पहले आता है इसका मतलब? वलसाड सेंटर, चलिए गुड। सर पहले फर्स्ट की प्रोड्यूस गैमेट्स, अब वो पॉलन ग्रेन है जिसको मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे, तो अब वो मेल गैमेट दैट इज पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस। ओके, सबसे पहले गुड गुड ट्राई टू प्रोड्यूस जेन्युइनली सफिशिएंटली गुड कंटेंट ऑफ आंसर। आपने जो अटेम्प्ट किया ना वो अच्छा था, राइट? पहले मैं आपको वो एक अप्रिशिएट करूंगा। ओके, हमारे सबके दिमाग में से पहला जो मैटर इरेज करना है, इरेज परमानेंटली, वो ये है कि मैं जब लिखूंगा पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन मेल गैमिट नहीं है। नो, वो गैमिट नहीं है, वो गैमेटोफाइट है। इसलिए तो मैंने बोला आपको मतलब निकालना है इसका। वो गैमिट नहीं है, गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट क्या होता है कि वो ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसमें से मेल गैमेट इन फ्यूचर बनने वाला है, वो खुद मेल गैमेट नहीं है। आई होप आई एम वेरी क्लियर। सो आई एम राइटिंग डाउन हियर फॉर यू कि पोलन ग्रेन ऐसा स्ट्रक्चर है जो लेटर ऑन मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा। तो उसको मेल पोलन ग्रेन को भी मेल गैमेट में कन्वर्ट होने के लिए डिवीजन करना पड़ेगा, राइट? क्या करना पड़ेगा? डिवीजन करना पड़ेगा, और वो डिवीजन होगा माइटोसिस। पोलन ग्रेन हेप्लॉइड है तो डेफिनेटली मेल गैमेट भी हेप्लॉइड ही होंगे, राइट? एक पोलन ग्रेन में से दो मेल गैमेट बनेंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म का, ये यूनिक फीचर है कि एक पोलन ग्रेन में से दो मेल गैमेट बनते हैं, राइट? इसके पहले के लेक्चर में मैंने डबल फर्टिलाइजेशन ऐसा वर्ड यूज किया था, किसको याद है? फर्टिलाइजेशन दो बार होता है, इसलिए उसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब वहां पर मैं आता हूं, डबल क्यों होता है? दो मेल गैमेट बनते हैं इसलिए। वरराजा दो है तो कन्या तो दो ही चाहिए होगी डेफिनेटली। समझ में आ रही है बात? तो यहां पे दो वरराजा है तो कन्याएं दो है, दो बार लगन होता है, यहां पर दो फर्टिलाइजेशन होगा। फाइन, चलो समझ में आ गई बात पूरी, कोरिलेट कर सकते हो आप इसको, गुड। तो एक पोलन ग्रेन माइटोसिस से दो मेल गैमेट में इन फ्यूचर कन्वर्ट होने वाला है, इसलिए हमने उसको बोला है मेल गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर। सो पोलन ग्रेन्स आर कंसिडर्ड टू बी अ मेल गैमेटोफाइट। चलिए नेक्स्ट स्टेप में मैं आपके साथ आता हूं। मैच्योर्ड पोलन ग्रेन कंसिस्ट टू सेल, टू सेल। एक मैच्योर्ड पोलन ग्रेन में टू सेल्स होते हैं। इसकी स्टोरी भी मुझे आपको समझानी है, भूल गया मैं, एक्चुअल में मुझे यहां पे पहले जाना था। तो पोलन ग्रेन जब फॉर्मेशन हो रही होती है तब पोलन ग्रेन बनाता कौन है? पोलन मदर सेल्स। कौन सी प्रोसेस से? मियोसिस से। जब वो बनती है
तब वो होती है इमेच्योर्ड। इमेच्योर्ड कब होती है? जब वो होती है टेट्राड में। किसको याद है ये टेट्राड वाला स्ट्रक्चर? टेट्राड वाला स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रखा था, वो इमेच्योर्ड स्टेज में होती है। उसके बाद मैच्योरेशन होता है उसका, डिफरेंशिएशन होता है उसका, और वो मैच्योर्ड स्टेज में जाती है, राइट? तो मैच्योर स्टेज में जाएगी तब वो सेपरेट हो जाएगी। और आपको जो मैंने अभी स्ट्रक्चर समझाया है वो मैच्योर्ड यानी कि ये सेपरेटेड फॉर्मेट का है, बट डायरेक्टली वो उसमें नहीं जाती है। तब जब वो टेट्रेड में होती है तब उसका न्यूक्लियस जो है, ये सेल है, सबको यहां पर ध्यान देना है, ये उसका न्यूक्लियस है जो हेप्लॉइड है। ये हेप्लॉइड न्यूक्लियस है एन। 4 में से कोई एक सेल का मैं एग्जांपल यहां पे सेट कर रहा हूं, राइट? ये सेल मैच्योरेशन की प्रोसेस में जब पास हो रहा है तब की बात है ये मैच्योरेशन की फेज में जब जाएगा तब एक्टिव होगा। जब एक्टिव होगा तो सबसे पहले उसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस माइटोसिस से डबल हो जाएगा। तो मैं यहां पे कर रहा हूं, देखिए इसका कन्वर्जन कर रहा हूं, तो इसमें से एक में से 2 न्यूक्लियस हुए, माइटोसिस हुआ। माइटोसिस से 2 न्यूक्लियस हुए, राइट? ओके। एक न्यूक्लियस नीचे की तरफ है, एक न्यूक्लियस ऊपर की तरफ है। नीचे की तरफ जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस उसके ऊपर, खुद के ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन नया डेवलप करेगा, राइट? एक नया प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेवलप होगा। तो अब होगा क्या पता है? ये मेन सेल है, और ये इसके अंदर एक नया सेल बना। जो सेल के अंदर बना है, सेल के अंदर सेल। हैप्पी बर्थडे का वो फुगा लेने जाते हो तो कभी कभी ऐसे फुगे देखने को मिलते, फुगे के अंदर फुगा होता है छोटा। किसने देखा है? वो बड़ा जो होता है ना बलून, उसके अंदर छोटे छोटे बलून आप फिट कर सकते हैं, एग्जैक्टली ऐसा। ये बड़ा बलून है, ये उसके अंदर छोटा सा बलून बना है नया। फाइन। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ये स्ट्रक्चर जो है इसके बाद और भी डिफरेंशिएशन होगा। तो ये डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये हो गया पूरा, जो पुराना था वो 2 सेल वाला स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर अभी लग जाएगा स्पोरोपोलेनिन। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये मैच्योर्ड हुआ। अब ये स्ट्रक्चर था वो था इमेच्योर्ड स्ट्रक्चर। तो फाइनली आपके सामने जो डायग्राम रखी है वो ये है। तो यहां पे आप देखेंगे कि एक सेल के अंदर दूसरा सेल है, राइट? तो अंदर का जो सेल है छोटा सा वो, और दूसरा बाहर का बड़ा सेल, वो दोनों 2 सेल अलग अलग है। तो चलिए वापस मैं जाता हूं जहां पे मैं था। मैच्योर्ड पोलन ग्रेन कंसिस्ट 2 सेल्स। हाँ बाकी है। तो बातू कर रहे थे कब के अंदरों अंदरी। मैं देख रहा हूं यहां से, है ना, जामनगर से। चलिए
किड्स, सॉरी बच्चे, स्टूडेंट्स, एक ओपिनियन चाहिए मुझे आपसे, एक छोटा सा मेरा पर्सनल रिसर्च के लिए, राइट? आपको 11th से ज्यादा 12th जब अभी स्टार्ट हुआ है तो कंपैरेटिवली इजी लग रहा होगा, आई थिंक। 12th में जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहे थे, कोई अगर एक स्टेटमेंट दे तो ब्लरिंग हो जाता था पूरा, ब्लैंक हो जाता था, ऐसा अभी नहीं होगा शायद, राइट? तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है। ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है, वो आपका अप्रोच बदलने वाली साइन है। आपका अगर अप्रोच बदलता है मतलब यू आर नाउ गेटिंग मैच्योर्ड। इमेच्योर्ड में से मैच्योर्ड बनने जा रहे हो आप। तो यहां पे आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बन जाना है कि अब हमको आने लगा है सब कुछ, नहीं। अभी आपको सिर्फ समझ में आने लगा है, आने नहीं लगा है, समझ में आने लगा है। दैट इज द थिंग व्हाट आई वांट टू कन्वे यू। तो जितना ज्यादा क्लासरूम में कंसंट्रेट करने के बाद आप सीखोगे ना, उतना कम आपको रट्टा मारना पड़ेगा, कम अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। घर पे जाके 10-10 बार लिख के, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं आता है तो हम लिख के करते हैं, पता है ना, वैसी जरूरत अब नहीं पड़ेगी शायद। आई होप कि ऐसी जरूरत आपको अब नहीं पड़ेगी। प्लीज माइंड इट। आपको ये जो आपकी जो स्ट्रेंथ होगी ना, अभी आपकी जो स्ट्रेंथ, उसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करके 11th और 12th दोनों का, 11th का अभी आपको जो पुराना है, जब भी टाइम मिले ना रिवाइज करते जाओ। तो इसकी जो पॉजिटिव आपकी जो वाइब्रेशंस है ना, वो जो नहीं आता है ना, उसको भी पॉजिटिव वे में टर्न आउट करके आपके दिमाग में उसको बिठा देगी। सो ये मेरा मैसेज था आज के लिए आपका, कि आपको अभी, मुझे लगता है ना, पहले में आप भी वही थे, मैं भी वही था। पहले में पढ़ाने के लिए आपको बोलना पड़ता था कि ईद में ध्यान दो, इसमें ध्यान दो, इसमें ध्यान दो। अभी आपका ध्यान होता है। इट मीन्स यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन, और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। सो दैट इज पॉजिटिव साइन, राइट? ओके। दो सेल्स होते हैं, एक सेल का नाम है जनरेटिव सेल, माइंड द वर्ड्स। एक सेल का नाम है वेजिटेटिव सेल और एक है जनरेटिव। वेजिटेटिव एंड जनरेटिव, दो सेल होते हैं। तो मैं यहां पे वापस डायग्राम की तरफ आता हूं। ये मेन जो था ना, मेन बड़ा वाला सेल, उसको मैंने बोला है वेजिटेटिव सेल। क्या है वो? वेजिटेटिव सेल। और सेल के अंदर जो दूसरा छोटा सेल है यहां पे, ये, उसको मैंने बोला है जनरेटिव सेल। तो बड़ा बलून है वो है वेजिटेटिव सेल, और उसके अंदर छोटा बलून है वो है जनरेटिव सेल। किसी को कोई प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग में कि समझ में आ गया है परफेक्टली? राइट? ओके। जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल का डिफरेंस समझते हैं हम। तो वेजिटेटिव सेल क्या होता है? इट इज अ बिगर, बड़ा है, वो तो हमें पता ही है। इट हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, फूड उसके अंदर है, राइट? अगर फूड है तो उसका न्यूक्लियस बड़ा ही होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, फूड स्टोरिंग सेल ऑलवेज हैव मोर डीएनए कंटेंट। किसको इसको याद है ये स्टेटमेंट? राइट? तो देखिए, फूड स्टोरेज है तो लार्ज इरेग्युलर स्लैब्ड न्यूक्लियस है उसके पास, लार्ज न्यूक्लियस ही होता है जो फूड स्टोरिंग होता है उसमें, राइट? ओके। जनरेटिव सेल स्मॉल है, फ्लोट कर रहा है कहां पे? साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर वो डिस्को कर रहा है, ऐसा बोल रहा है, तो वो तो दिख ही रहा है हमें, है ना? इट इज स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप मतलब दोनों एंड से वो कैसा है? पॉइंटेड है, दोनों साइड से पॉइंटेड सेल है वो, स्पिंडल शेप्ड है। स्पिंडल शेप्ड विथ वेरी डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। छोटा है तो साइटोप्लाज्म डेंस ही होगा। सेल जितना छोटा उतना ज्यादा डेंस न्यूक्लियस, वो अनटोल्ड रूल है। सो डू रिमेंबर दिस एज वेल, राइट? सो ये दोनों की ये स्टोरी है। एक जनरेटिव सेल है, एक वेजिटेटिव सेल है। जनरेटिव नाम के ऊपर से उसका काम छत्ता होने जा रहा है। छत्ता मतलब खुलने वाला है,
जनरेट करता है वो, इसलिए उसको जनरेटिव सेल बोलते हैं, राइट। जिससे पूरा बॉडी बना है उसको वेजिटेटिव बोलेंगे। जो जनरेट करने वाला है, तो जनरेट क्या होगा? पोलन ग्रेन में से क्या जनरेट होता है? पोलन ग्रेन में से क्या जनरेट होता है? बोलो। हाँ, मेल गैमेट्स। ओके, मेल गैमेट्स, राइट। तो जनरेटिव सेल जो है उसका नाम जनरेटिव इसलिए है कि उसी में से आगे जाके मेल गैमेट बनने वाले हैं। फाइन, ओके। नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म shedding 2-cell stage pollen grain and 40% of angiosperm releases the pollen grain with 3-cell stage, right? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू नीट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। अब इसका मतलब मैं अभी नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी 4 बज चुके हैं, आपने अगर घड़ी देखी हो तो, बिकॉज ये इट रिक्वायर्स लॉन्ग टाइम टू एक्सप्लेन। थोड़ा मुझे समय चाहिए होगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। सो अभी मैं स्टॉप कर रहा हूं यहाँ पे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस स्टेटमेंट से आगे बढ़ने वाला हूं। पोलन ग्रेन ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू है जो डिस्कशन करना है। पोलन ग्रेन अपना खत्म होने वाला है, राइट। बट इंपॉर्टेंट है तो मैं थोड़ा स्टॉप करके आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा इसको। ऑलराइट, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम।